तू डाल डाल में पात पात का खेल हो गया। आप दे रहे हो फ्री, वो कह रहे हैं अगले 5 साल दे देंगे। संदीप जी, जब 4 चरणों में ये मुंह खा चुके हैं, तब इन्हें लग रहा है कि अब इज्जत कैसे बचाई जाए, कैसे अर्धशतक पार कर लिया जाए, कैसे पिछली बार जितनी सीटें आई थी उतने तक ही मेंटेन कर लिया जाए। इसलिए आखिरकार इनको ने ये नया दांव खेला है। अभी कह रहे थे कि हमने अपने संकल्प पत्र में, अपने घोषणा पत्र में, अपने मैनिफेस्टो में कहा है, झूठ, सरासर झूठ, कभी नहीं कहा समाजवादी पार्टी ने। अब कहना शुरू किया क्योंकि इनको लग रहा है कि अब कोई दांव बचा नहीं है, कोई स्थिति बन नहीं रही है, समाजवादी पार्टी की बुरी स्थिति हो रही है। लेकिन मैं याद दिलाऊं, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है और उसकी स्मरण शक्ति भी अच्छी है। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में 40 लाख ऐसे राशन कार्ड बने हुए थे जो फर्जी थे, जिनको उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद हमने रद्द करने का काम किया। इन राशन कार्डों के नाम पर नेताओं की तिजोरियों में रुपया पहुंच रहा था, वो राशन घरों तक नहीं पहुंचता था। मैं उदाहरण के साथ बता रहा हूं, फर्रुखाबाद की कायमगंज तहसील, जहां पर साहबगंज एक गांव है, सोनाक्षी सिन्हा के नाम पर, जैकलिन फर्नांडिस के नाम पर, रानी मुखर्जी के नाम पर राशन पहुंच रहा था हर महीने बाकायदा। हमारी सरकार आने के बाद हमने रोकने का काम किया। देश में सबसे बड़ा खाद्यान्न घोटाला मुलायम सिंह यादव जी के शासनकाल में हुआ। बांग्लादेश तक भारत का, उत्तर प्रदेश का अनाज पहुंच जाया करता था। तो जिन्होंने अपने शासन में रहते हुए गरीब की कुटिया तक अनाज पहुंचाया नहीं, उनके पेट भरने की कोशिश की नहीं, सब अपने पेट तक पहुंचा लिया। अच्छा, तो समाजवादी पार्टी इज्जत बचाने के लिए वहां तक पहुंच रहा था। 1 मिनट, ये इज्जत बचाने के लिए घोषणाएं कर रही है, तो ये 3 नवंबर को क्या आपने भी इज्जत बचाने के लिए 5 किलो अनाज जो एक परिवार को मिल रहा था प्रति व्यक्ति के लिए घोषणा कर दी, उसे 35 किलो कर दिया, और साथ में तेल भी, जिस तेल की कीमत 80 रुपए के बजाय 225 रुपए हो चुकी थी, नवंबर का भी आंकड़ा यही था, और उसके साथ चीनी और नमक देने की घोषणा की। आप भी इज्जत बचाने के लिए यह करना पड़ा क्या कि बहुत मर गया, बहुत पिट गया आम आदमी, नौकरी तो रही नहीं, रोजगार रहा नहीं, मजदूर को मनरेगा में नौकरी मिल नहीं पाई, दिहाड़ी चली गई, तो लो भैया पैसे और कुछ तो कर नहीं पा रहे, 35 किलो अनाज ले लो, दाल रोटी खाओ, योगी के गुण गाओ। ये सतीश जी, ये अनाज बांटने की स्कीम उत्तर प्रदेश ने नहीं शुरू की। ये अनाज बांटने की स्कीम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के 80 करोड़ नागरिकों तक पहुंची। 80 करोड़ लोग गरीब हैं देश में, 5 किलो अनाज ना मिले तो उनका काम नहीं चलेगा। आप भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि पूरी दुनिया ने कोरोना नाम की एक महामारी की त्रासदी को झेला है, और ऐसे समय में जब पूरे देश भर में, दुनिया भर में लॉकडाउन लग रहा था, तब देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी थी कि वो लोगों के घरों तक, उनके चूल्हे की आग ठंडी ना होने पाए, उनके घरों में पेट की भूख से बिलखते हुए बच्चे ना रहे, इसके लिए सबके घर तक राशन उसे रोक दिया ना केंद्र सरकार ने, दूसरी लहर आई फिर चलाना पड़ा, फिर वो रोक देंगे। आप 31 मार्च को रोक देंगे, समाजवादी पार्टी कह रही है हम तो 5 साल और देंगे। गूंज किसकी ज्यादा हो रही है फिर? मैं स्पष्ट कर रहा हूं, सुनाई दे रही है? बिल्कुल नहीं रोकेंगे, बिल्कुल नहीं रोकेंगे। ओमिक्रॉन की तीसरी लहर इस समय भी चल रही है, और अभी भी उद्योग धंधों से लेकर के रोजगार पर अभी भी कोरोना का प्रभाव है, जीडीपी पर अभी भी कोरोना का प्रभाव है, और जब तक कोरोना का प्रभाव रहेगा तब तक सवाल ही नहीं उठता। देश की सरकार सवाल ही नहीं उठता। आप कह रहे हैं कि बीजेपी ये अन्न योजना रोकेगी नहीं, ये जारी रहेगी 31 मार्च 2022 के बाद भी? बिल्कुल जारी रहेगी, जब तक इसके आकलन नहीं आ जाएंगे कि गरीब के लिए अब इसकी आवश्यकता नहीं है, तब तक ये योजना जारी रहेगी। तो 15 करोड़, छोड़िए आप देश की बात अभी छोड़ते हैं, 15 करोड़ उत्तर प्रदेश के लोगों को ये मुफ्त का राशन ना मिले तो उनकी रोजी रोटी, उनका जीना मुहाल हो जाएगा। नहीं, फिलहाल ये हालात है। आज की परिस्थितियां तो इस प्रकार की हैं कि कोरोना का जो इंपैक्ट है, वो इंपैक्ट कितने दिनों तक रहेगा, कितने महीनों तक रहेगा, ये कह पाना अभी बहुत जल्दबाजी है। अभी कोरोना की तीसरी लहर चल रही है। हम अभी 15 दिन पहले, 20 दिन पहले तक रैलियां नहीं कर पा रहे थे। आप भी जानते हैं वर्चुअल रैलियां हमको करनी पड़ रही थी। पिछले 20 दिन पहले से अभी हमारे तमाम कार्यक्रम इस वजह से रुक रहे थे क्योंकि ओमिक्रॉन की एक तीसरी लहर हमारे याददाश्त इतनी कम नहीं होती आम आदमी की राकेश। ये तो रैलियों पर पाबंदी 8 जनवरी को जब चुनाव की तारीखों की घोषणा की चुनाव आयोग ने लगाई, वो भी धृतराष्ट्र की तरह आंखों पर पट्टी बांधकर बैठे थे चुनाव आयोग के अधिकारी। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पूरे नवंबर, दिसंबर और 8 जनवरी तक रैलियों का तांता लगा हुआ था। तो ये तो मुझे समझाइए मत कि रैलियां नहीं हो रही थी और ओमिक्रॉन का बड़ा प्रभाव था। प्रभाव था, पाबंदियां थी, रैलियों पर, जमावड़े पर, सरकारी कार्यक्रमों पर कोई पाबंदी नहीं थी।
नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल पाबंदियों के साथ ही कार्यक्रम हो रहे थे, नियमों के साथ कार्यक्रम हो रहे थे, कोरोना बिहेवियर का, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए होते हैं, और उसके कारण समस्याएं अभी भी लोगों की हैं, और जब तक समस्याएं होंगी तब तक सरकार समाधान के रूप में चट्टान की तरह खड़ी रहेगी। हम गरीब परिवारों के साथ उनके घरों में अनाज मुहैया होता रहे, 35 किलो अनाज, और तो गरीब परिवारों के पास अनाज, एक मिनट सुनिए ना, गरीब परिवारों के पास अनाज तो मुहैया होता रहे, 594 का सिलेंडर 1100 रुपए हो गया, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं जिसके चलते महंगाई दर लगातार बढ़ रही है, तो मतलब घर में दाल और चावल गेहूं तो हैं, पकाएं कैसे? ये भी समस्या तो कहीं और भी जुड़ी हुई है ना। अब मैं बता देता, देखिए सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों में भी 12-12 रुपए की कटौती उत्तर प्रदेश में करने का काम किया है, और सरकार ने 1,000 रुपए आज पेंशन के रूप में, चाहे वो वृद्धावस्था की पेंशन हो, चाहे वो विधवा पेंशन हो, चाहे वो दिव्यांगों की पेंशन हो, जो 300 रुपए समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में दी जाती थी और वो भी लाभार्थी, सही लाभार्थियों तक नहीं पहुंचती थी, उसको हमने बढ़ाकर के 1,000 रुपए तक करने का काम किया है, जो उनके खातों तक पहुंच रही है। आज किसानों के लिए खाते में किसान सम्मान निधि के नाम पर 6,000 रुपया वर्ष में खाते में पहुंच रहे हैं। मैं मानता हूं सरकार ने विभिन्न माध्यमों से 6,000 रुपए दे दिए, डीजल के दाम, उनकी लागत कितनी बढ़ गई उसका संज्ञान लेते नहीं है। 27 रुपए प्रति किसान की आय, प्रतिदिन किसान की आय है, एमएसपी उसे मिलती नहीं। आपके यहाँ मक्का भी होता है, मक्के के ही उदाहरण दे दूं, 1850 रुपए उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य है, बिकी वो 800 रुपए में, 850 रुपए में, तो 6 क्विंटल मक्का बेचने में ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तो सफाया हो गई। गलत कह रहा हूं क्या? देखिए संदीप जी, जब आप किसानों के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो मैं 5वें चरण को जोड़ करके बता रहा हूं। 5वें चरण में कल मतदान होगा बहराइच में, मतदान होगा कल श्रावस्ती में, मतदान होगा कल गोंडा में, और सरयू नहर परियोजना का अभी 42 वर्षों से जो लंबित थी उसका अभी लोकार्पण करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 25 लाख मीट्रिक टन अनाज उत्पादन की संभावनाएं ज्यादा बढ़ेंगी इस सरयू नहर परियोजना से। 50,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में 7 साल बाद भी आपको संभावनाओं की, 7.5 साल केंद्र में, 5 साल राज्य में, उसके बाद भी संभावनाओं की बात करनी पड़ती है, वर्तमान की बात कभी नहीं होती, या तो अतीत या भविष्य। देखिए बिगड़ी हुई परिस्थितियों को हमने बदलने का काम किया। 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ हम ही ने माफ करने का काम किया है। आज गेहूं की खरीद जो 7 लाख मीट्रिक टन अखिलेश यादव जी ने की थी, उसको 57 लाख मीट्रिक टन लेकर के हम ही गए हैं। हमने आज एमएसपी पर खरीद भी ज्यादा बढ़ाई है। बाजार हस्तक्षेप मूल्य योजना के तहत आज फसलों के दाम ओपन मार्केट में बेहतर मिल सके, ये व्यवस्था भी ठीक सुनिश्चित की है। धान के क्रय केंद्र ज्यादा से ज्यादा लग सके, इसकी मॉनिटरिंग स्वयं मुख्यमंत्री जी ने की है। तो मतलब जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया राकेश, आम आदमी को राजनीतिक भीख दे दी जाए, है ना, और वो खुश रहे और बटन दबा दे। खेल यहां आ गया है सभी राजनीतिक दलों का। नहीं, मैं इसको भीख नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं ये जरूरतमंद की ऐसे समय में जब उसको जरूरत की आवश्यकता है, सरकार जरूरत करने के लिए है। सरकार का काम वेलफेयर स्टेट के नाते लोगों के साथ खड़े रहने का है, और सरकार रोजगार मिलना चाहिए ना आम आदमी को। रोजगार को लेकर मैं कंफ्यूज हूं। आप लोगों ने कितने रोजगार दिए 5 साल में? राकेश, मैं एक फाइनल आंकड़ा चाहता हूं। कभी वो 4 लाख आता है, कभी विधानसभा में 6,65,000 बताया जाता है, घोषणा पत्र में, आप ही के घोषणा पत्र में वादा था 70 लाख रोजगार का। रोजगार कितने दिए गए 5 साल में? देखिए संदीप जी, रोजगार और सरकारी नौकरी, इन बातों को अगर भिन्न नहीं, एक आंकड़ा सरकारी प्राइवेट सब मिलाकर कितने रोजगार दिए गए? देखिए मैं आपको इसको क्लासिफाई करके अलग अलग आपको बता दे रहा हूँ। 4.5 लाख सरकारी परमानेंट नौकरियां देने का काम उत्तर प्रदेश में हमने किया है, और लगभग 3,60,000 कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, जिसको कॉन्ट्रैक्ट बेस की नौकरियां कहते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस की सरकारी विभागों में नौकरियां देने का हमने काम किया है। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपया हमने मुद्रा लोन के तहत लोन देकर के लोगों को रोजगार के लिए प्रेरित करने का काम किया। विधानसभा में तो 6,65,000 का आंकड़ा दिया गया था ना सरकार की तरफ से। नहीं, ये दोनों मिलाकर के बताए। अच्छा, ये दोनों मिलाकर के बताए हैं। और नहीं, 4,77,000, 4,55,000 आपने बताई, और 3 लाख, तो वो तो 7.5 हो जाता है। मैं 6,55 की बात कर रहा हूं। ये आंकड़े बढ़े हैं, ये आंकड़े बढ़े हैं ना, नौकरियां अंतिम समय तक आती रही है ना। तो यहां पर सुरेंद्र राजपूत, आप भी कुछ इसी तरह की घोषणाएं कर रहे हैं, हम मुफ्त में सिलेंडर देंगे। अरे भाई, 2 सिलेंडर से या 3 सिलेंडर से पूरा साल निकल जाता है क्या? ये गरीब को बस सब्ज बाजार दिखाए जा रहे हैं क्या, या दरअसल उसकी गरीबी का मखौल उड़ाया जा रहा है?
संदीप भाई, कहते हैं ना कि भाजपा इस कदर आवाम पर एहसान करती है, वो आंखें छीन लेती है और चश्मे दान करती है। पहली चीज तो भारतीय जनता पार्टी जो मुफ्त की बात करके भारतीय जनमानस को बेइज्जत करने का काम कर रही है, उससे वो बाज आए, क्योंकि ये मुफ्त नहीं है, ये हमारे और आपके पैसे से उसका हिस्सा है, एक बात। और दूसरा, राइट टू फूड उसका अधिकार है, कानूनी अधिकार है उसका, कि हमारे देश में कांग्रेस ने जो स्कीम लाए थे, जो कांग्रेस एक अधिकार जनता को देने की संविधान में बात की थी, संशोधन करके एक नया नियम और नया कानून लाए थे कि कोई भी देश का देशवासी भूखा नहीं सो सकता, उस पर हमने तो उसमें से 80 करोड़ में से 27 करोड़ को कम किया था कि भाई ये गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। इन लोगों की सरकार में 23 करोड़ लोग फिर से गरीबी रेखा के नीचे आ गए और 80 करोड़ की आंकड़ा आ गया कि 80 करोड़ लोगों को रोज क्या नाम अनाज देना पड़ रहा है। नंबर 1। नंबर 2, कोरोना काल में हमने कहा कि न्याय योजना की तरीके से अगर आप 6,000 से 7,000 रुपए आप हर मजदूर की जेब में डालेंगे तो इकोनॉमी अपने आप बढ़ेगी। तीसरी बात जो इन्होंने कही अभी हमसे, और आप कह रहे हैं मुफ्त की बात, तो 2 सिलेंडर मैं आपको बता दूं, अगर गरीब के घर में चला जाता है ना संदीप भाई, तो उसका कम से कम 9 से 10 महीने का काम चलता है। एक सिलेंडर 3 से 4 महीने चलता है। मेरे घर में तो सिलेंडर 3 आदमी हैं घर में, 4 आदमी, एक महीने में खत्म। आपको छोड़ दो, आप चलो मेरे साथ, मैं आपको चलता हूं सहारनपुर में, मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, शामली में, बड़ौत में, कुआखेड़ा में, भापसी में, आप जहां कहोगे दिखाऊंगा। 3-3 महीने चलता है। 3-3 महीने तक चलेगा ना, दिन में एक बार खाना पकाया जाएगा। यही तो गरीबी के मखौल की बात कर रहा हूं मैं। नहीं, गरीबी का तभी मैंने ग्लोबल हंगर इंडेक्स का आंकड़ा बताया। हाँ, वो भी बता, आप आ जाओ। जब 2014 में हमने सरकार छोड़ी थी, उस ड्यूरेशन में हम 89th पोजीशन पर थे। आज हमें शर्म आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 101वें नंबर पर पहुंच गए। अब मैं बताओ, हमारी गलती है कि उनकी गलती है? उनकी गलती के लिए हम क्यों शर्म करें? अरे 1971 में नारा दिया था इंदिरा गांधी ने, गरीबी हटाओ जी, दिया। 51 साल हो गए। हाँ, 71 से बीच में 3 साल छोड़ दो, 77 से 80 तक, 89 तक आपकी सरकार, 91 से 96 आपकी सरकार, कितने साल हो गए? अब सुनो, उसका जवाब भी सुन लो संदीप भाई, आप तो अच्छे इंसान हो। दुग्ध क्रांति करी, हरित क्रांति करी, बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान किया, हिंदुस्तान को परमाणु संपन्न किया, कोऑपरेटिव बैंक का क्या ना, कोऑपरेटिव बैंक बनाए, गरीब का गरीब रहा, की हड्डी पर खड़े रख पाए, गरीब का गरीब रहा कि चुनाव में आएंगे रेवड़ियां बांट देंगे। अरे आप सुन नहीं रहे हो संदीप भाई, ये तो बेईमानी हो गई ना। अरे मैं तो बोल रहा हूं, 1984 में कंप्यूटर लेकर के आए, 1947 से और 1990 तक जितने करोड़पति नहीं बने, 1 साल में करोड़पति बने हैं उतने। आज की डेट में भारत का जो सॉफ्टवेयर क्या नाम पावर है पूरी दुनिया में है, हम लोगों ने रोजगार दिए, हम लोगों ने पीएसयूज दिए, हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर्स को बढ़ाया, हम लोगों ने बैंकों का लोन दिया, करोड़ों इंडस्ट्री आई। इन लोगों ने क्या किया? सारी इंडस्ट्रीज लोगों ने आपको नकार भी दिया। सवाल ये है सुरेंद्र, एक मिनट सुरेंद्र राजपूत, सवाल ये है पूरी सुनो कि, एक मिनट सुनिए ना, चुनावी रणनीति और चुनावी नतीजे आजकल वेलफेयरिज्म पर, लाभार्थियों पर निर्भर हो गए हैं क्या? बिल्कुल नहीं। लाभार्थी वो है, लाभार्थी मैं आपको बताऊं, मेरे देश की जनता बहुत सम्मानित है और रीढ़ की हड्डी वाली है। उसे शर्म आती है आपसे मदद लेने में, लेकिन उसकी मजबूरी कर दी है सरकार ने। ये भूखों की, नंगों की, लुटेरों की सरकार है। इन्होंने 25 लाख करोड़ डीजल और पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी से लूटे हैं। इन लोगों की ये जो सरकार है, इस सरकार ने भारत को गरीब बनाने का काम किया है, अर्थव्यवस्था को नोटबंदी से ध्वस्त करने का काम किया है, लोगों को बेरोजगार गरीबी, हाँ पहले तो राम राज्य आ गया था, ये बात मेरे गले नहीं उतरती है। एक सेकंड डॉक्टर अहमद खान, अब लाभार्थी तय करने लगे हैं क्या चुनावी नतीजे क्या होंगे, कौन जीतेगा कौन हारेगा, और उत्तर प्रदेश के लिए खास सटीक बैठता है क्या? देखिए, ये चाहे समाजवादी पार्टी, ये लोग भाषण में कुछ कहते हैं, अपना संकल्प पत्र कुछ लाते हैं।
अभी राकेश त्रिपाठी कह रहे थे कि सरयू परियोजना से हमने काम किया है, तो क्या सरयू परियोजना आज की है? क्या राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री नहीं थे? क्या कल्याण सिंह मुख्यमंत्री नहीं थे? क्या गुप्ता जी मुख्यमंत्री नहीं थे? सारा श्रेय आप आज के डेट में लेना चाहते हो? सारी सरकारें आती है, काम कुछ न कुछ करती रहती है। परियोजना लंबी होती है तो परियोजना जाके वो पूरी होती है। और ये तो हास्यास्पद है कि एक सिलेंडर 3 महीना चलेगा। मैं भी, हमारे घर में भी 4 ही लोग हैं और 1 महीने के अंदर सिलेंडर खत्म हो जाता है। तो ये तो हास्यास्पद की बातें हैं, सबको बता दी। अब देखिए संदीप जी, आपने पहले भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ, उसी बात को दोहरा रहा हूँ कि पेट्रोल डीजल के दाम, ये जब सरकार से पूछा जाता था कि रसोई के दाम का दाम पूछा जाता था कि बढ़ गया, क्यों बढ़ रहा है, तो ये लोग कहते थे कि ये हमारे हाथ में नहीं है, ये कंपनियों के हाथ में है। आज कंपनियां फायदे में चल रही है क्या? आप 40% कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, पर अभी बाजार सोया हुआ है। अब बाजार तय नहीं कर रहा, वो 10 मार्च को जागेगा। 12 मार्च को देखना तेल के पहले दामों में इजाफा होगा। जी 12 मार्च को देखेगा 125 से 30 रुपए डीजल और पेट्रोल के दाम होंगे। तो यही जो गैस सिलेंडर बता रहे हैं 1100, ये 1200-1500 रुपए होने जा रहा है। ये गरीब आदमी की कमर तोड़ने जा रहे हैं। ये बात कर रहे हैं पर नौकरियों की बात कर रहे हैं। नौकरियों में अभी देखिए, आपने सवाल किया तो जोलमेल बताने लगे। 70 लाख की नौकरी की बात कही आपने। सारे झूठे वादे करते हैं, ये 70 पर झूठे लाते हैं। कोई मोटरसाइकिल देने की बात कर रहा है, कोई स्कूटी देने की बात कर रहा है, कोई अनाज देने की बात कर रहा है। अरे भाई, गरीबी रेखा के नीचे जो लोग, उनका राशन कार्ड तक नहीं बना है, फर्जी कार्ड बना के भेज रहे हैं लोग। हमारे मोहल्ले में, हमारे बच्चे में बस्ती है, वो लोग रोते हैं कि हमको जो कार्ड है ना, अनाज नहीं है। कहां से ये बता रहे हैं, आंकड़े लाग रहे हैं। अरे घपला कर रहे हैं, सारा चोरी कर रहे हैं। नहीं, जो सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं संवैधानिक हक है ना, राइट टू फूड, तो गरीब को खाना देना तो जिम्मेदारी है सरकार की। तो जिम्मेदारी है तो गरीब का राशन तो कार्ड बने, राशन कार्ड तो बना ही नहीं। वो तो बने हुए हैं ना। 13 करोड़ 41 लाख लाभार्थी हैं इस योजना के। उत्तर प्रदेश में 13 करोड़ 41 लाख कार्ड धारक हैं। नहीं, उसमें अधिकतर फर्जी कार्ड है, अधिकतर फर्जी कार्ड है उसमें। नहीं, राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं फर्जीवाड़ा तो समाजवादी पार्टी के टाइम पे थी। इनके समय में भी फर्जीवाड़ा चल रहा है। ये सही नहीं रहा। आप पता करवा लीजिए अपने किसी भी आप एंकर को भेजिए, उसको फील्ड में जो काम करता है वो गरीब बस्तियों में भेज के पता करवा लीजिए। ये तो आरोप प्रत्यारोप की बात हो गई सुकेश, पर दरअसल ये खेल मुफ्त राशन पर आकर अटका है। और आपके पास मैंने देखा समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र भी है। अब यहां कह रहे हैं राकेश त्रिपाठी, घोषणा पत्र में तो कुछ इन्होंने ऐसा लिखा नहीं था। शशांक यहां पर दावा कर रहे हैं, ये बात तो हम लगातार कहते आ रहे हैं, हमारे घोषणा पत्र में भी इसका जिक्र है। देखिए, मैंने कल भी कहा था कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो बहुत बड़े वर्ग को प्रभावित कर रहा है और इसकी गूंज सुनाई दे रही है और वो भाजपा के पक्ष में सुनाई दे रही है। तो नॉट फ्रॉम नोवेयर कि ये कहीं से आ गया है, इसे लाया गया है। मैंने भी जब ये बात सुनी तो मेरे दिमाग में कौन था कि जिस समय ये मैनिफेस्टो जारी हुआ था उस वक्त ये हमने कहीं पढ़ा नहीं। इसमें वेगली ये मेंशन्ड है कि गेहूं, चावल, दाल व तेल के लिए अंत्योदय योजना लाई जाएगी। ये इसी के अंतर्गत ये बात डाली गई है क्योंकि ये मुद्दा परेशान कर रहा है। ये बाकी मुद्दों से ज्यादा इसकी चर्चा हो रही है। इसी इलाके में क्यों इसकी चर्चा शुरू हुई? एक तो रियलाइजेशन भी होता है। फिर मैंने देखा कि मैं नीति आयोग के कुछ आंकड़े देख रहा था कि भाई किन किन, पहले तो जान ले किन किन इलाकों में चुनाव है। श्रावस्ती में है, बहराइच में है, गोंडा में है, अयोध्या में है, प्रयागराज में है। और कल मैं ये कह रहा था आपको, कल मेरे पास आंकड़े नहीं थे कि ये वैसा बेल्ट है जहां गरीबों की संख्या काफी है और इसीलिए ये राशन योजना, मैं बार बार जो एक लाभार्थी वर्ग जिसको बताती है बीजेपी, उसको बॉयल डाउन करके मैंने कहा कि इसको सिर्फ अब राशन वाली योजना, मुफ्त अन्न योजना जो है उस पे लेके आता हूं। तो मैंने नीति आयोग के कुछ फिगर्स देखे। श्रावस्ती में
पहले तो आपको ये जानकारी होगी, कई बार हमने इसकी चर्चा की है कि नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश तीसरा सबसे गरीब राज्य है। हाँ, 38%। बिहार और झारखंड। बिहार 52-42, झारखंड और 38% गरीब। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मतलब 7,55,00,000 लोग यूपी में गरीब हैं। फिर मैंने देखा कि जरा डिस्ट्रिक्ट्स देखूं कौन कौन से हैं। श्रावस्ती में 74.38% लोग गरीब हैं। बहराइच में 71.88% लोग गरीब। 3/4 लोग, 4 में से 3 लोग गरीब। गोंडा जो है उसमें 60% लोग करीब गरीब हैं। तो मैं कह रहा हूं कि ये वो बेल्ट है जिसमें गरीब अच्छी खासी तादाद में हैं, जिनको सीधा सीधा जो ये अन्न मिल रहा है वो उनके लिए बहुत